चलिए फिर यहाँ पर एक आपका चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, है ना। ये आपका चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना। ये आपके चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अच्छा, अब ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है तो सबसे पहले ये तो जान ही लेना होगा कि पुष्पीय पादप में क्या कैसे होता है ना। तो अगर बात करें पुष्पीय पादप की तो देखो यहाँ पर जैसे ये आपका पुष्पीय पादप है, ठीक, हम बना रहे हैं इसका फिगर। तो इस तरह से जो है, ठीक है ना, आपका इस तरह से पुष्पीय पादप ऐसा कुछ होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक। जैसे ये पुष्पीय पादप होता है, अब ये चीज़ होता है तुम्हारा पुष्प वृंत होता है। ये चीज़ क्या होता है? पुष्प वृंत होता है, ठीक है ना। और जो इस तरह से जो पत्ती रहती है ना, हाँ, इस तरह से जो पत्ती रहती है और बीच में यहाँ पर आपका बीजांड रहता है ना, मतलब कुछ इस तरह से हुलिया रहता है। क्लियर है ना? इस तरह से आपका रहता है, इस तरह से, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर बीजांड है, ठीक। बीजांड इस तरह से है, मान लीजिए ये आपका बीजांड है, ये आपका क्या है? बीजांड है, क्लियर है ना। इस तरह से पौधे की तरह होता है। तो ये आपका जो है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है? बीजांड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका है बीजांड है, ठीक। समझ पा रहे हैं ना? पुष्प वृंत है और ये जो इस तरह से पत्ते निकले रहते हैं ये आपका है बाह्य दल पुंज है। ये आपका क्या है? बाह्य दल पुंज है। ध्यान से समझिएगा और चित्र भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, अभी बढ़िया सेट हो जाएगा। 3 चीज़ समझ में आए? ये पुष्प वृंत है ना, इसकी सहायता से जो है पुष्प जो है शाखा से लगे रहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका बाह्य दलपुंज है जो इस तरह से पत्ते निकलते रहते हैं। और ये जो पूरा ये भाग होता है ना, ये पूरा कहलाता है पुष्पासन कहलाता है ना। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? हाँ, पुष्पासन कहलाता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना? पुष्पासन होता है। अब ये चीज़ आपका जो होता है, अगर ये बात करें ये क्या होता है इस तरह से जो है, चलो बीच वाला तो बीजांड हो गया, ये आपका अंडाशय होता है ना। ये आपका क्या होता है? ये चीज़ होता है आपका अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। समझ पा रहे हैं ना? और जब अंडाशय होता है तो यहाँ से ये चीज़ जाता है, ये सीधा वर्तिका अग्र, है ना, वर्तिका अग्र पर, मतलब वर्तिका, ये जो नली पाइप जैसी नली रहती है इसको वर्तिका कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसको वर्तिका कहते हैं। और जो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, ओके, समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से ये चीज़ होता है आपका, ये चीज़ होता है आपका वर्तिकाग्र होता है। ये चीज़ क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। समझ पा रहे हैं ना? फिगर पूरा समझ में आ रहा है? ये चीज़ होता है आपका वर्तिकाग्र होता है, ठीक। ये चीज़ होता है वर्तिकाग्र होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये तो हो गया बाह्य दलपुंज। अब यहाँ पर दलपुंज होता है। तो दलपुंज जो होता है ना, जो दलपुंज आपका होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। जो आपका दलपुंज होता है ये जो है, ठीक, इस तरह से जो दल टाइप ऐसे लगे होते हैं ना, ऐसे दल टाइप होते हैं इस तरह से। ये चीज़ जो होता है आपका, ये चीज़ होता है आपका दलपुंज, ठीक है ना। ये आपका होता है दलपुंज होता है ना, इस तरह से जो होता है ये आपका होता है दलपुंज। समझ पा रहे हैं ना फिगर? ठीक, ये चीज़ आपका क्या होता है? दलपुंज होता है।
ये चीज़ आपका होता है, ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह की पुष्प जैसा लग रहा है ना, एकदम। अच्छा, ये आपका है दल पुंज है, ठीक, ये दल पुंज है। अब दल पुंज में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना, दल पुंज में जो होता है ना, यहीं पर आपका होता है पुंकेसर होता है, ठीक, समझ पा रहे हैं ना, दल पुंज में ही आपका होता है पुंकेसर होता है, ध्यान देना, ये है ना, दल पुंज में ये आपका जो है पुंकेसर होता है। ये आपका होता है, ये पुतंतु होता है, पुतंतु मतलब वही पुंकेसर ही तो होता है ना। और इसके बाद में ये पुतंत हो गया, और यहाँ पर ये जो होता है ना, ये परागकोश होता है, ठीक, ये चीज़ ऐसे गोल भी से इसका बनाया जा सकता है ना। ये चीज़ आपका क्या होता है, ये चीज़ होता है आपका परागकोश होता है, ये चीज़ क्या होता है आपका परागकोश होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर यही दो, यानी कि परागकोश और ये जो है ये पुतंतु है ना, ये तो परागकोश हो गया आपका, समझ पा रहे हैं ना, परागकोश में परागकण रहते हैं, और ये नलिका टाइप संरचना है, ये पुतंतु है। तो परागकोश और पुतंत ये दोनों मिलकर ना पुंकेसर बनाता है, ये दोनों मिलकर पुष्प का नर भाग होता है, समझ पा रहे हैं ना। पुंकेसर जिसको क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, पुंकेसर जिसको जो है पुमंग भी कहते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, इसी तरह जो है ना, ये जो भाग ऐसे दिख रहा है, ये इस तरह से जो है ये पूरा ओवरऑल तो दल पुंज है, लेकिन एक एक अगर सेपरेटली देखोगे ना, तो सेपरेटली एक एक ये दल होता है। दल मतलब जिसमें रस भरा रहता है, जिसको हम एक प्रकार से सूंघते हैं, मतलब इसमें करते हैं ना, हाँ, ये होता है आपका दल होता है। अच्छा, अब इसी तरह आपका ये क्या होता है, अंडाशय होता है, और ये चीज़ आपकी क्या होती है, ये तो अंडाशय हो गई, ये चीज़ क्या होती है, वर्तिका होती है। तो यहाँ ऐसे बना दें, ये चीज़ होती है आपकी वर्तिका होती है, और ये चीज़ जो होती है ना, ये क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है ना, ये चीज़ क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। मतलब ये आपका अंडाशय है ना, ये पूरा ये बीज वाला इस तरह की संरचना नहीं, ये बाहर वाला जो खाली है ना, ये अंडाशय है, ओवरी है, ये आपका है वर्तिका है, और ये वर्तिकाग्र। तो ये तीनों मिलकर ना स्त्री केसर बनाता है। स्त्री केसर मतलब इसको जायांग भी बोलते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, स्त्री केसर और या जायांग बनाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये पुष्प हो गया आपका, पुष्प का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से होता है। अब यहाँ लाल पीला हम नहीं कर पाए हैं, कलर नहीं दे पाए इसका, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखते हैं एक एक का काम क्या होता है ना। अब आपको समझना होगा, मैं ओरली बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ से समझना होगा, है ना। जैसे आप एक एक चीज़ को लो और वहाँ से पूरा पढ़ते चले जाओ। पुष्प वृंत से आप स्टार्ट करो, यानी कि एक आप हेडिंग ही बना दो, पुष्प वृंत, और शार्ट में इसको अपने हिसाब से आप क्या इसमें लिखो कि पुष्प वृंत क्या होता है, मतलब इसकी सहायता से पुष्प जो होता है ना शाखा से लगा होता है। लिख लेंगे ना आप अपने मन से, इसकी सहायता से पुष्प शाखा से लगा होता है। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग आप क्या बनाएंगे, रुके रहो यार और भाग रहे हो। दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे आप, पुष्पासन, है ना। तो पुष्पासन में आप क्या लिखोगी, बोलो। पुष्पासन क्या करता है, पुष्पासन जो पुष्प के भाग, मतलब इसी पर जो है पुष्प के अंग लगे रहते हैं, है ना। पुष्प के अंग मतलब मेन अंग, भाई ये पूरा जब पुष्पासन हुआ तो इस पर ये क्या हुआ, ये पुष्प का भाग होता है, और इसी पर क्या होता है, पुष्प के अंग लगे होते हैं, पुष्प के सारे पार्ट जो भी होते हैं सब होते हैं, क्लियर है ना। फिर इसी तरह मतलब बीजांड के अच्छा, पुष्प वृंत हो गए, पुष्पासन हो गए, बाह्य दल पुंज में आ जाओ, है ना, बाह्य दल पुंज में, ठीक समझे। तो बाह्य दल पुंज में ये जो होता है ना, पुष्प का जो है क्या होता है, हाँ, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। बाहरी मतलब जो हरी हरी पत्ती वाला पोर्शन होता है ना, एक्चुअली यहाँ भी अब पीछे वाला थोड़ी दिखेगा, है ना, हाँ, जो चार हरी हरी पत्तियाँ होती हैं वो वाला पोर्शन होता है, ठीक। और ये थोड़ा पतला होता है, इसके लिए परेशान मत होना, ठीक। ये मैं केवल एक समझने के लिए बताया हूँ, ठीक।
ये थोड़ा इस तरह से होता है, क्लियर है ना। तो ये बाह्य दलपुंज क्या होता है, तो बाह्य दलपुंज जो होता है ये प्रायः हरे होते हैं, है ना, संयुक्त होते हैं और पृथक बाह्य दली होते हैं। फिर बाह्य दलपुंज थोड़ा यहाँ से कर देना, लिख लेना। बाह्य दलपुंज क्या होता है, पुष्प का पॉइंट वाइज, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसमें इकाई को, मतलब बाह्य दलपुंज के एक एक इकाई को सेपल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। जैसे ओवरऑल चारों हरी पत्तियों को मिलाकर बाह्य दलपुंज कहते हैं, लेकिन अगर ये ओवरऑल पूरा बाह्य दलपुंज है, लेकिन एक एक पत्ती को देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, उसको बाह्य दल बोलते हैं। और क्या होता है, कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। प्रायः ये हरा होता है और कलिका अवस्था में क्या करता है, ये पुष्प की रक्षा करता है जब कली रहती है। ठीक, इतना समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है, बाह्य दलपुंज के नीचे बाह्य दल के समान एक चक्र जैसी संरचना और बन जाती है। मतलब कभी कभी बाह्य दलपुंज के नीचे जो है बाह्य दल की ही तरह एक संरचना बन जाती है, तो उसको कह दिया जाता है अनुबाह्य दल कह दिया जाता है, एपिकैलिक्स कह दिया जाता है। समझ पाए? अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या, ये बाह्य दलपुंज में हो गए। ठीक, इसके बाद आ जाओ बीजांड में, है ना। तो ऐसे बीजांड के बारे में बता दो। हाँ, तो बीजांड क्या होते हैं, ये जो होते हैं अग्नाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं, है ना। मतलब ये बीजांड होते हैं तो ये अग्न्याशय में होते हैं। तो अग्न्याशय में जो बीजांड होते हैं, पहले ये हो गया। दूसरा नंबर, ये इस पूरा क्रम को कहते हैं बीजांड न्यास कहते हैं। मतलब एक एक को तो कहते हैं बीजांड कहते हैं, लेकिन पूरे इसके सीरीज को, ये पूरे क्रम को क्या कहते हैं, बीजांड न्यास कहते हैं। इसके बाद फिर आप बनाओ किसके हेडिंग, दलपुंज। फिर दलपुंज के बारे में कोरोला, इसको इंग्लिश में जरूर लिखना, कोरोला, है ना। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है ना। और इसकी इकाई को, मतलब दलपुंज के इकाई को, दलपुंज कहाँ, ये दलपुंज के एक एक यूनिट को दल कहते हैं, है ना, पेटल कहते हैं। और ये हरे नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं क्योंकि इसमें जूसेस होता है। क्लियर। इसके बाद फिर पुमंग, एंड्रोसियम, मतलब पुष्प का तीसरा चक्र जो कि नर जनन अंग होता है, जिसको पुंकेसर कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पुष्प का नर भाग क्या है तो पुंकेसर बताना। पुमंग में अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। फिर जायांग चौथा, यानी कि ओवरऑल अगर पुष्प को देखा जाए, ओवरऑल पुष्प को, ये तो इसके बारे में आप ऐसे हेडिंग बना बनाकर एक एक, मतलब पॉइंट वाइज चीज़ें लिखना, फालतू की चीज़ें नहीं। फिर इसके बाद अगर ओवरऑल बात किया जाए ना पुष्प को, तो ओवरऑल पुष्प को 4 जो है चक्र में बांटा जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। ओवरऑल पुष्प को 4 चक्रीय भागों में बांटा जा सकता है। मतलब पुष्प के मेन कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। वो कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और जो है पुमंग, पुमंग में ही पुंकेसर होते हैं, और जायांग, जायांग में ही एक या एक से अधिक जो है स्त्री केसर मीन्स कार्पेल्स होती है। तो ये ओवरऑल 4 भाग होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, जननांगों के ही आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो एक लिंगी पुष्प मतलब जिनमें स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक ही हो, है ना। और उभयलिंगी पुष्प का मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर क्या हो, दोनों हो। समझ पा रहे हैं ना। और ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों चक्र पाए जाते हैं उसको कहते हैं पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। और जिनमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक चक्र जो है अनुपस्थित होते हैं, मतलब चारों नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो पुष्प को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, और दूसरा जो है पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। तो ये बताओ, ये पूरी कहानी समझ में आई? अच्छे से लिख लोगे इसके बारे में, है ना। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ स्त्री केसर क्या होता है, तो स्त्री केसर मतलब इधर स्त्री केसर के द्वारा और पुंकेसर के द्वारा, जैसे इधर पुंकेसर में से परागकोश जो है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। यही परागकण, अब ये मत देखना कि ये छोटा होता है, नहीं, कोई जरूर नहीं, ये बड़ा भी होता है। ठीक, आप ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है, लो, है ना। ये चीज़ हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। किसी पुष्प में छोटा होता है तो किसी पुष्प में ये चीज़ बड़ा होता है। तो यहाँ से परागकण निकलकर यही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और वर्तिका से होते हुए बीजांड अंडाशय में आते हैं, और निषेचन आदि के पश्चात जो है
समझ में आया? तो ये आपका हो गया पूरा पुष्प की संरचना। तो भाई पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने के पहले ये तो जान लो कि पुष्पे पादप के मतलब भाग कितने होते हैं, कौन से हर भाग के बारे में जानकारी ले लो को, नर भाग कौन है, मादा भाग कौन है ना, क्या कैसे होता है, परागकण जैसे अगर मनुष्यों की बात किया जाए वहाँ अस्पर्म ओवम होता है, यहाँ तो अस्पर्म ओवम तो ऐसा कुछ केस है नहीं, तो यहाँ कौन सा केस है, कैसे है, समझ पाए? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो फिर आज के लिए इतना रखें। ओके।